हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट क्लास में। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नागरिक शास्त्र के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं जो आपके पेपर में आने वाले हैं और कई सालों में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल सरल आसान शब्दों में अच्छे से आपको याद भी करवा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट हुबहू छपने वाला है। यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 5 तैयार करते हैं तो 5 से कम मान के चलिए कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन तैयार होते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और आपका अति लघु वो बन जाएगा, लघु उत्तरीय जो फर्स्ट होगा वो आपका बन जाएगा, जो लघु उत्तरीय सेकंड होगा वो भी आपका बन जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो बन ही रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तीर से कई सारे निशाने आप लगाने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन हुबहू छपने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप पहले यहां पे पेपर पैटर्न देखिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है वो मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, फिर अगले साल पूछ लेगा। तो अब बच्चे उसमें कंफ्यूज आते हैं कि लिखिए क्या इसमें, ये कहां से आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। जैसे आसियान से क्या आशय है, आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2020-24 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अथवा करके अगले सत्र में देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 2024 के किसी दूसरे सत्र में पूछा गया था। और आसियान के उद्देश्य, इसकी मुख्य भूमिका का उल्लेख कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में ही पूछा गया था। और फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य क्या है, यानी ये आसियान जो है ये यहाँ पे इसका पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, और इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 23 में, 24 में, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी क्वेश्चन रिपीट करके अलग अलग सालों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए सरल आसान शब्द में इसका उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आसियान के बारे में समझेंगे कि आसियान है क्या। तो आसियान एक संगठन है जिसका पूरा नाम होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ये तो इंग्लिश में पूरा नाम हो जाएगा। हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कब हुआ था? 8वां महीना अगस्त का होता, तो यहाँ पे 8 लिख दी, याद करने में आसान होगी। 8/8/1967 में, 8/8/1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और इसमें कुल मिला के 10 देश हैं। अब यहाँ से जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो ये रहेगा कि आसियान की स्थापना कब की गई थी। तो जवाब हो जाएगा ये वाला, 8 अगस्त 1967 को। या पूछ लेगा आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी। या पूछ सकता है कि कितने देश हैं, तो इसमें 10 देश हैं। आइए मैपिंग के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट नोट कर लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि आसियान का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इंडोनेशिया हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। ये आसियान ग्रुप यानी संगठन की बात हो रही है, ठीक है, आसियान में। नेक्स्ट है आसियान में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा सिंगापुर। आइए आप मैपिंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस मैपिंग को देखेंगे तो यहां पे देख पाएंगे ये भारत है, ठीक है, भारत है। अब यहां भारत के जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, यही आपका आसियान है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। जो इतने देश आपका भारत के पूर्व में हैं, यही आपका यहाँ पे आसियान के सदस्य हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं विथ मैपिंग के द्वारा। तो कौन कौन से देश इसमें आते हैं, तो देखिए, भारत के बाद यहाँ भारत है, इसके बाद म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का, तो शुरुआत म्यांमार से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे म्यांमार देश इसमें आता है। फिर म्यांमार के बाद दूसरा जो देश है ये वाला, उसको बोलते हैं थाईलैंड, ठीक है, ये थाईलैंड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, इसके बाद तीसरा देश आता है, ये है आपका कंबोडिया हो जाएगा। यानी पहले म्यांमार, फिर इसके बाद थाईलैंड, फिर इसके बाद यहाँ पे कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख पाएंगे, ये तो कंबोडिया हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है ये वाला देश लाओस है, ठीक है, लाओस है। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये छोटा सा देश यहाँ पे सिंगापुर है। और जो ये वाला देश आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इंडोनेशिया है, ठीक है। और फिर यहीं पे बगल में छोटा सा देश और, इसका नाम है मलेशिया। और यहाँ पे देख पाएंगे ये यहाँ पे वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक आपका देश हो जाएगा फिलीपींस। और यहाँ पे है
इस प्रकार से यहाँ पे छोटा देश आपका बुरनेई बुरनेई दारुस्सलाम जो है, या बुरनेई के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से देश यहाँ पे है। दोस्तों आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैपिंग समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपको पता होना चाहिए कितने देश आते हैं, कौन से देश हैं और उसका लोकेशन कहाँ है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए इसका उद्देश्य जानते हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सरल आसान शब्दों में इसका उद्देश्य देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग वाइज लिख दिया है, आप इसके बारे में समझ के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, यानी आप इसको याद करिए, जो संगठन है सार्क, इस संगठन को याद करने के लिए आप अपने दोस्तों का ग्रुप याद कर लीजिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों का ग्रुप याद करिए। आपके दोस्तों का ग्रुप मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है। अब उस 10 लोगों में जो ग्रुप आपका बना हुआ है उनका आपस में एक साथ रहने का उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों के बीच में हमेशा शांति बनी रहे, बिल्कुल आप चाहते हैं। इसका मतलब ये कि अपने दोस्तों में शांति बने रहे और सुरक्षा। अगर कोई बाहरी आपके दोस्तों पे अटैक करता है, कोई मारता पीटता है, तो आप उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने दोस्त के ग्रुप को इसको रिलेट करके आप इसको याद कर लीजिए, जल्दी भूलेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे संगठन के बारे में, यानी आप आसियान के बारे में आप याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के बारे में याद कर रहे हैं, तो आप उसको रिलेट करके याद करिए। ठीक है, दूसरा देखिए आसियान। आसियान दोस्तों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब इस पॉइंट को अपने दोस्त को यहाँ पे आसियान, अपने दोस्तों को ग्रुप फिट करिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कि जो आसियान है ये आपके दोस्तों ग्रुप है और उसमें आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त को पैसे की जरूरत है, ठीक है, मान लो उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या आप उसका मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। अगर मदद कर देते हैं तभी तो आपका दोस्त कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके दोस्तों में पैसे की मदद करनी है। ऐसे ही जो आसियान देशों में शामिल हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, पैसे से मदद की जाती है। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रोत्साहन देना। अगर आपके दोस्त के घर में कोई शादी फंक्शन पड़ती है तो आप उसके शादी समारोह में शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे सामाजिक संस्कृति में प्रोत्साहन देना। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अध्ययन को बढ़ावा देना। यानी आप अपने दोस्त से तो कहेंगे ना, भाई तुम भी पढ़ा करो, मैं पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ा करो, ताकि जो है सफल इंसान बन जाए। तो अध्ययन मतलब पढ़ाई को आपको वहां पे रखना है। ठीक है, अध्ययन यानी पढ़ाई करना। ठीक है, आगे देखिए कृषि व्यापार और उद्योग में जो है परस्पर सहयोग देना। अगर मान लीजिए आपके दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें कई सारे दोस्त जिनके पिताजी खेती करते हैं, तो आपको भी मदद करना चाहिए। आपको किस प्रकार से खेती करना है, कैसे क्या करना है, उसमें मदद करना चाहिए। अगर कोई बिजनेस व्यापार करता है तो उसमें मदद करना चाहिए। यानी आप इसको कैसे अपने दोस्तों के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं, वो यहाँ पे दोस्तों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप रट्टा नहीं मारेंगे। समय हमारे पास नहीं है और इसको अच्छे तरीके से एक ही बार में याद करने की कोशिश करना है। आगे है प्रशिक्षण और शोध में सहायता प्रदान करना है। अगर आपका दोस्त रिसर्च करना चाहता है, कोई तैयारी करना चाहता है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो यही दोस्तों यही है आसियान का उद्देश्य। जो आसियान के समूह में देश रहते हैं उन देशों का आपसी में ये प्रकार से जो है सहयोग होता है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या क्या भूमिका है, तो भूमिका में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक चीज आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपसे केवल पूछे कि आसियान क्या है, आसियान का उद्देश्य बताइए, तो सिर्फ आप आसियान का उद्देश्य लिख के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कार्य उसकी भूमिका पूछता है, यानी कार्य क्या है आसियान का, तो आप कार्य के बारे में भी लिखेंगे। अगर कार्य नहीं पूछा है तो कार्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा गया, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं। अब इसके बारे में लिखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में शांति और प्रेम भावना वातावरण पैदा करना, ये इसका मुख्य काम है। ठीक है, यानी जो आसियान है, आपके दोस्तों का जो ग्रुप बना है, उसका ग्रुप बनने का उद्देश्य क्या है, क्या काम है, तो वही काम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया कि शांति प्रेम भावना बनाए रखना। दूसरा देखिए 15 वर्ष के अंदर दक्षिणी पूर्वी, ये पूर्वी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुक्त व्यापार का जो है क्षेत्र विकास करना। यानी ऐसा कहा गया है कि जो दोस्त हैं उस दोस्तों में कोई भी ऐसा व्यापार होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसा दिया, तो आप उनसे कर जो ब्याज होता है पैसे पर, वो ब्याज नहीं लेंगे। जो पैसा आपने दिया है, मान लो 1000 रुपया दिया है, तो आप अपने दोस्त से ब्याज नहीं लेंगे कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूं, तुमसे 1500 रुपया लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1000 रुपया दिए हैं तो 1000 रुपया ही लेंगे। यानी ऐसा व्यापार होना चाहिए जो ज़्यादा पैसा ना ले, यानी फ्री व्यापार होना चाहिए, ऐसा हो जाए। ठीक है, अगला यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में मध्य एक साझा व्यापार करना है, बाजार करना है। साझा बाजार का मतलब ऐसा बाजार जहाँ पे सारे देश इकट्ठा होकर वस्तुओं का लेन देन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अगला पॉइंट है आसियान के सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग वृद्धि करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए आसियान देशों में आर्थिक सहयोग, सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला है चीन जापान जैसे बड़े देशों से बचाने की रणनीति भी अपनाना है। यानी अगर कोई बड़ा देश, ठीक है, बड़ा ग्रुप, जैसे आपका 10 दोस्तों ग्रुप है, कोई 50 दोस्तों ग्रुप होगा, तो आप वो 50 दोस्त वाला जो है आपके दोस्तों पे आक्रमण ना करे, अटैक ना करे, मारपीट ना हो, इसीलिए अपने दोस्तों ग्रुप को बनाए रखने के लिए आपको सुरक्षा की रणनीति भी बनानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें एक बात और, आपसे चाहे आसियान के बारे में पूछे, ठीक है, चाहे आपसे सार्क के बारे में पूछे, ये दोनों में से कोई एक पेपर में तो आपके पक्का आएगा, और दोनों का उद्देश्य सेम ही है, क्योंकि दोनों ही गुट हैं, दोनों ही क्या हैं, समूह हैं। अगर एक उद्देश्य आप समझ गए हैं तो दूसरे का उद्देश्य भी सेम वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जो गुट बनते हैं, जो समूह बनते हैं, उन गुट समूह या संगठन का जो है उद्देश्य एक ही होता है, आपसी में सहयोग करना, आर्थिक मदद करना, राजनीतिक जो है सहायता प्रदान करना, ये सब बात एक ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 2020, 22, 18 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। और सार्क का उद्देश्य का वर्णन कीजिए, 2023, 24 में पूछा गया है। दक्षिण से आप क्या समझते हैं यहाँ पे, ये जो दक्षेश, ये दक्षिण नहीं बल्कि दक्षेश है, इसको दक्षेश बोलते हैं। ठीक है, दक्षेश से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 24, 20 और 25 में पूछा गया है। तो आइए पहला इसका पूरा नाम जानते हैं, आसियान की तरह। यहाँ पे अगर सार्क की बात करें, इसे दक्षेश भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये हो गया इसका पूरा नाम इंग्लिश में, और इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कब हुई थी स्थापना। इसकी मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, यहाँ पे बात करें देश, इसमें 8 देश हैं, और जो 8वां देश है ये अफगानिस्तान है, जो कि 2007 में शामिल हुआ था। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इससे पहले कितने देश थे? 7 थे। जब इसकी स्थापना हुई तो 7 देश थे। 8वां जो देश इसमें शामिल हुआ है वो 7 देने आया। कितना, क्या देने आया? 7 देने आया। कब आया? 2007 में। तो आप 2007 में क्या करने आया? 7 देने आया। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 2007 में 7 देने आया। कौन? अफगानिस्तान। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8वां देश कब शामिल हुआ? 2007 में। 7 देने आया कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, याद कर सकते हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, आइए मैपिंग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वही पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मालदीव है और जो श्रीलंका है ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, बल्कि ये जलीय हैं। क्या है? जलीय हैं। जलीय का मतलब को है जो है सटे हुए नहीं है। ठीक है, इसको दोस्तों आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपका यहाँ पे देखिए लिखा है यस बेबी माल पानी है, तो आप लिख सकते हैं यस बेबी, यस बेबी, यस बेबी माल पानी है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, माल पानी है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यस लिखा गया है, यस से आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, यस से हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो यहाँ पे यस श्रीलंका हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी लिखा है, बी से हो जाएगा क्या? बी से हो जाएगा आपका यहाँ पे भूटान हो जाएगा। ठीक है, फिर ए लिखा गया है, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, फिर बी लिखा है तो बी से यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है। ठीक है, मैपिंग में समझ लीजिए बांग्लादेश है। फिर यहाँ पे जो है आपका आई है, आई से आपका इंडिया हो जाएगा। फिर माल से मालदीव हो जाएगा, और पा से हो जाएगा पाकिस्तान, और ने से हो जाएगा नेपाल। तो कुल मिला के 8 देश आपके हो जाएंगे। तो यस बेबी माल पानी है। अब यहाँ पे अगर मैपिंग में समझे तो आप इस प्रकार से देख पाएंगे, ये अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया, नेपाल हो जाएगा, नेपाल देख रहे हैं नेपाल, और यहाँ पे भूटान हो जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, 2 देश आपको नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा भैया 2 देश, ये है श्रीलंका, ठीक है, और ये है मालदीव। तो श्रीलंका मालदीव सटे नहीं है, बल्कि क्या है? समुद्र तट में है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, आप इस उद्देश्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया आसियान के बारे में वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे तो आपका पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। जैसे सार्क का उद्देश्य क्या है? कोई भी संगठन, कोई भी जो है अगर ग्रुप बनता है उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। फिर यहाँ पे अपने दोस्तों का ग्रुप आप ला के फिट करिए। जैसे कि आपके दोस्तों ग्रुप जो उद्देश्य है उसका ये है कि आप समाज में रहते हैं तो सामाजिक
उद्देश्य होना चाहिए, यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपके दोस्तों ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे क्या, तो उसमें लिखेंगे सार्क या फिर जो आसियान, इसके बारे में भी लिख सकते हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, सेम है। उसमें लिखेंगे जो देश हैं जो इसमें शामिल हैं संगठन में, उन देशों के समाजी विकास के लिए इस गुट का या संगठन का जो है निर्माण किया गया है। तो कोई भी देश हो वहाँ पे समाजी विकास होना चाहिए, ऐसे अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। आर्थिक उद्देश्य यानी आर्थिक सहायता प्रदान करना। सांस्कृतिक उद्देश्य उनके संस्कृति को बचाए रखना। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता या राजनीतिक उद्देश्य उसमें लिखेंगे कि कोई भी देश हो, एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे, राजनीतिक स्थिति को बनाए रखेंगे। तकनीकी, कोई भी तकनीकी होगी, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी तो आदान प्रदान किया जाएगा ताकि जो है दूसरे देशों में विकास हो सके। भौगोलिक उद्देश्य, भौगोलिक उद्देश्य का मतलब ये है कि कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ज़मीन को लेकर, या फिर कोई ऐसी जो है विपत्ति आपत्ति आती है तो एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, या फिर सुनामी आ गया, तो ऐसी कोई भौगोलिक घटनाएं घटती हैं तो उसको एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। और फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्षों के प्रमुख कारण बताइए। और ये इसकी विवेचना कीजिए, 20, 23, 24 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अथवा करके इसी क्वेश्चन को देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए, 20 और 22 में पूछा गया है। फिर अथवा करके क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान की स्थिति का वर्णन कीजिए, 2023 में पूछा गया है। तो क्या संबंध, आप सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में। आइए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसे। तो इसमें लिखेंगे भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, इसमें लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 के देश के विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बन गया। इस विवाद ने कई युद्ध और सीमा पर झड़प का जन्म दिया है। तो जो कश्मीर मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। अब आइए कि करके समझने का प्रयास करते हैं विथ मैपिंग के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध हुए हैं, उस युद्ध के बारे में समझेंगे, कब कब युद्ध हुए हैं। जैसे कि देश के जो बंटवारे हुए थे विभाजन के बाद जो है 47-48 में ही कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ था। जैसे इस युद्ध में कश्मीर के मुद्दे पर बहस हुआ और इसमें पाकिस्तान जो है कबालियों और सैनिकों के जरिए कश्मीर पर हमला किया गया। इस युद्ध का परिणाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम का घोषणा किया गया और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया कब्जा किया गया आप इमेज में देख सकते हैं। जो ये आप ग्रीन वाला देख सकते हैं ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा जो है इसे कहते हैं POK, इसे बोलते हैं POK बोलते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ये इंडिया के ही पार्ट माना जाता है। और जो यहाँ पे लाइन खींची गई है इसी लाइन को कहते हैं LOC लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इतना हिस्सा आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये पाकिस्तान के जो है कब्जे में, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। आगे यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझें तो इतना हिस्सा जो रेड वाला है ये चाइना के कब्जे में है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था जो चाइना ने कब्जा कर लिया है। फिर आपको बता दें एक ही चीज़ और यहाँ पे कि 1962 के बाद जब चाइना युद्ध जीत गया भारत से, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक गेम खेला कि 1963 में इतना हिस्सा जो आप ऊपर वाला देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये कब्जा था पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जो है इतना चाइना को गिफ्ट कर दिया। कब किया? 1963 में। तो ये पाकिस्तान ने गिफ्ट बाय चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इतना कब्जा हो गया। तो भारत का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा जो इतना ये भारत का बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर और ये पूरा लद्दाख एरिया कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा हो गई। आइए बात करते हैं 1965 के युद्ध के बारे में। 1965 में भी युद्ध हुआ था। कैसे? यह कश्मीर के मुद्दे पर लड़ा गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ करवाई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ा संघर्ष हुआ। युद्ध के अंत में ताशकंद समझौते में हुआ था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो कुछ एरिया है ये COK यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये चाइना कब्जे में है, ये भी चाइना कब्जे में है और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये पूरा एरिया मैपिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कितना एरिया कब्जा हुआ है। फिर फाइनली एक और युद्ध होता है जिसका नाम है यहाँ पे 1971 में युद्ध। यहाँ पे युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर होता है। एक नया मुल्क बनता है, एक नया देश बनता है जिसका नाम है यहाँ पे बांग्लादेश।
पाकिस्तान की पूर्वी हिस्से ने बांग्लादेश, जो अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, जनता के दमन के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। आगे इसमें बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो ग्रीन वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी पश्चिमी पाकिस्तान था, और यहाँ पे ग्रीन वाला ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, बाद में जो क्या हुआ यहाँ पे कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये दो हिस्से में पाकिस्तान बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पाकिस्तान पश्चिमी वाले यहाँ पे इनके साथ अत्याचार करने लगे। फिर यहाँ के लोग जो है ये आंदोलन की और फिर भारत से मदद मांगे। फाइनली 1971 में युद्ध हुआ और ये देश एक नया मुल्क बन गया जिसका नाम प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। ठीक है, आगे इसमें एक और युद्ध होता है जिसका नाम है कारगिल का युद्ध 1999 में 1999। इसमें देखिए, इस युद्ध में कारगिल क्षेत्र में हुआ था और पाकिस्तान के सैनिकों ने यहाँ पे घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, कब्जा करने की कोशिश किया था, लेकिन भारतीय जो सेना थी वो सफलतापूर्वक जो है युद्ध लड़ी और उसे पीछे धकेल दिया और इस युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई। और यहाँ पे भारतीय सेना को देख सकते हैं तिरंगा हाथ में लिए हुए जीत का जश्न मनाते हुए। इसके बाद तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट एक चीज़, और यहाँ पे मैपिंग के द्वारा समझ पाएंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये सक्साम घाटी है। ठीक है, ये सक्साम घाटी है और इस घाटी पर जो है यहाँ पे अटैक मतलब कब्जा किया था इन लोगों ने। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था, तो इस प्रकार से यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कारगिल में यहाँ पे देखिए कारगिल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कारगिल लिखा गया है, यहाँ पे युद्ध लड़े गए थे। आगे इसमें बात करते हैं कुछ पॉइंट में, तो यहाँ पे नोट करके देख सकते हैं कि इन युद्धों के अलावा दोनों देश के बीच कई बार सीमावर्ती तनाव झड़प हुए हैं, लेकिन इनमें ये 4 बड़े युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1947 में नव स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को लोकतंत्र स्थापित करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चुनौतियां भारत के सामने आई थी। यहाँ पे जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, इसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद देश के सामने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं देखने को मिली। एक नए राष्ट्र के रूप में भारत को लोकतंत्र स्थापित करने और देश को एकजुट रखने की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। अब आगे यहाँ पे कौन कौन सी चुनौतियाँ थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहला है देश की विभाजन और शरणार्थी की समस्या। देश की विभाजन और शरणार्थी की समस्या का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे थे और भारत से लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, तो ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। भारत और पाकिस्तान विभाजन के कारण लाखों लोग जो है विस्थापित हुए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आ जा रहे थे। उन्हें बसाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने का सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है कि देश कहीं फिर से बट ना जाए। भारत में सैकड़ों रियासतें थी। रियासतें की मतलब होती है कि उसमें देसी रियासती रजवाड़े के शासन थे, उन्हें भारत में मिलाना सबसे बड़ी कठिन काम माना जाता था। पूरा 565 जो है देसी रियासतें थी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे इसमें संविधान निर्माण भी जो है इसमें करना है। देश को चलाने के लिए मजबूत संविधान बनाया आवश्यक था और 1950 में संविधान को लागू किया गया। तो ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती मानी जाती है, संविधान कैसे लागू किया जाए, किस प्रकार से संविधान का निर्माण होना चाहिए। भारत में पहली बार सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू किया गया, यानी जो 18 साल के ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार लागू किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार भी मिला। तो ये भी एक तरह से चुनौती मानी जाती थी, क्योंकि कई सारे धर्म के लोग, कई सारे जाति के लोग थे और वहाँ पे एकता बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसके बाद है अगला पॉइंट यहाँ पे है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब ये है कि देश गरीब था, उद्योग और कृषि पिछड़े हुए थे, विकासशील के लिए योजनाएं आवश्यक थी, तो इसीलिए आर्थिक विकास करने के लिए ये भी कहीं कि सरकार को अच्छे कदम उठाने पड़े और काफ़ी बड़ी चुनौती भी रही। आगे इसमें है शिक्षा और गरीबी। अधिकांश जनता अशिक्षित थी, गरीब थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे लोकतंत्र में मजबूत करना कठिन माना जाता था। अगली यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं भाषा और सांस्कृतिक विविधता। भारत में हर राज्य की अपनी भाषा थी, अपनी हर राज्य की अलग संस्कृति थी, उनको राष्ट्रीय एकता में बांधना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है।
इसके बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखना, विभाजन के बाद दंगे ना हो, हिंसा बढ़ गई थी, उसे शांति बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी बड़ी चुनौती मानी जाती है, कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आप तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण और परिणाम की समीक्षा कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अथवा कर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा कि 1975 में लागू किए गए आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र के एक सबक है, इसके लिए आप जो है इसमें क्या सबक मिला है ये आप बता सकते हैं। 24 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक अथवा करके और दिया कि आपातकाल से आप क्या समझते हैं। 1975 में आपातकाल का परिणाम क्या हुआ था, आइए डिटेल में इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में कि आपातकाल 1975 के कारण और परिणाम क्या रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो भविकल्प में क्वेश्चन बनता है वो है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उस टाइम पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इस अवधि में लोकतांत्रिक अधिकारों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसमें कुछ जो फैक्ट पॉइंट वो ये है कि इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे और ये कब इसका जो है शुरुआत हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे आपातकाल का कारण क्या था, क्यों लगाया गया था आपातकाल, तो यहाँ पे सबसे पहला कारण माना जाता है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये है कि 1971 चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये इसमें पहला कारण माना जाता है। फिर विपक्षी दलों जो विपक्षी आंदोलन का दबाव था वो कहीं कहीं देखने को मिला, जिसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था, जिससे सरकार पर भारी दबाव भी बना। आगे इसमें देश में अशांति फैल गई थी, देश में हड़तालें, प्रदर्शन, आंदोलन बढ़ रहे थे, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसलिए जो है आपातकाल लगाया गया था। आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही थी, जिससे जनता क्या होती, असंतुष्ट हो गई थी। सत्ता को बचाने की प्रवृत्ति, सरकार का यह आरोप लगा कि आपातकाल सत्ता जो है बनाए रखने के लिए लगाया गया। तो कैसे कुछ कारण हैं जो इमरजेंसी जो है आपातकाल लगाई गई थी। अगर आपसे पूछता है परिणाम क्या हुआ था, तो परिणाम में आप ले सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। इन्हें जो मौलिक अधिकार दिए गए थे नागरिकों को, वो मौलिक अधिकार अस्थिर कर दिए गए, इन्हें छीन लिया गया। और विशेषकर व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, यानी किसी को बोलने की आज़ादी, कुछ प्रदर्शन करने की आज़ादी को छीन लिया गया है। फिर इसके बाद प्रेस पर नियंत्रण, यानी जो मीडिया थी उस पर नियंत्रण लगा दिया गया और समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई और स्वतंत्र पत्रकारिता जो है वो बाधित हुई। अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावी है, कोई इसमें जो है रोक टोक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे प्रेस पर नियंत्रण कर लिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। जो आंदोलन कर रहे थे विपक्षी नेता, उन नेताओं को, हजारों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आगे है लोकतंत्र कमजोर हुआ, संसद और न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो गई। और फिर इसके बाद जो है प्रशासनिक कठोरता, इसमें ले सकते हैं कि जबरन नसबंदी और जो है झुग्गी हटाओ अभियान चलाकर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे उनको हटाया गया, काफ़ी परेशानी हुई। और फिर इसके बाद जो है जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न देखने को मिली। आपातकाल के बाद जनता अधिक जागरूक हुई और 1977 में सरकार को बदल दी। यानी जो कांग्रेस सदियों से चली आ रही थी, 1977 में एक नई सरकार बनती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से परिणाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1975 में आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की एक कठिन काल माना जाता है। इससे स्पष्ट हुआ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों को सजग रहना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से देश ने महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सबक सीखे हैं। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, इसे सबक मिला है। तो दोस्तों ये टॉप 5 के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आ जाएगा। बस आप इसे एक बार तैयार कर लीजिए, सरसरी निगाहों से इसे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।